ऑलविन सपोर्ट सिस्टम का वेलकम करता हूं और आने वाले 7 दिन में हम जानेंगे ऑल अबाउट कीवा क्वांटम 4G एनालाइजर मशीन। तो शुरू करते हैं सेशन को। और सबसे पहले बात ये आती है कि किसी भी इंसान को या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को अगर कीवा के अंदर सफलता पानी है और कीवा के अलावा वो जो भी काम करते हैं उनमें सफलता पानी है, तो सफलता पाने का एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है, और वो है लर्निंग। आपको सफलता पाने के लिए, सफल होने के लिए सीखना पड़ेगा। लर्निंग आपको लगातार लेनी पड़ेगी। क्यों? आपने बहुत बार सुना है कि अगर लर्निंग नहीं होगा तो अर्निंग भी नहीं होगा। अगर अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी इनकम को, पे आउट को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपनी लर्निंग को, अपने सीखने के प्रोसेस को और ज्यादा और मजबूत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जाता है एजुकेशन इज द की टू सक्सेस इन लाइफ। यानी जो हमारा शिक्षा है, जो हमारी जानकारी है, जो हमारी लर्निंग है, वो डिसाइड करती है कि जिंदगी में हम कितना आगे बढ़ेंगे और कहां तक कामयाबी तक पहुंच पाएंगे। तो आने वाले 7 दिन में हम सीखेंगे, हम लर्न करेंगे ऑल अबाउट 4G एनालाइजर मशीन। तो आइए शुरू करते हैं। और कीवा 4G क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर मशीन क्या है, इसे शुरू करते हैं। और जैसा कि नाम है इसका, ये नाम अपने आप में बहुत कुछ इंडिकेट करता है। जैसा आप देख पा रहे हैं, क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर, और शुरू में है 4G। 4G मतलब फोर्थ जनरेशन, ये चौथे जनरेशन का, चौथे पीढ़ी का मशीन है। मशीन कौन सा है? क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर। और आप से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैं आपको जो कुछ बताने वाला हूं ना, हो सकता है कुछ पॉइंट आपके लिए बहुत नए हो, वो आपको लगातार याद रहें। उसके लिए रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप नोट्स बनाइए, आप लिखिए, क्योंकि लिखेंगे तो आपको लाइफ टाइम ये काम आने वाला है। और हम शुरू करते हैं। क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जो वर्ड है, शब्द है, वो है क्वांटम। अमित जी कुछ समझते हैं इसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम? सर क्वांटम तो एक मैग्नेटिक सोर्स है, बेसिकली देखा जाता है। जी, मैग्नेटिक सोर्स है, बिल्कुल सर। क्वांटम वैसे तो ना फिजिक्स के अंदर, भौतिकी के अंदर पढ़ते हैं। क्वांटम का मतलब होता है एनर्जी। क्वांटम मतलब एनर्जी, और यहां पे जो एनर्जी है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो यहां पे जो क्वांटम है उसका मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक फील्ड। रेजोनेंस मतलब, आप क्या कहें, रेजोनेंस मतलब एक तरह से होता है बैलेंसिंग या कंपैरिजन, और एनालिसिस मतलब उसका अवलोकन। यानी ये 4G मशीन क्या है? ये एक ऐसा टूल है, ऐसा इक्विपमेंट है जो हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती हैं, ये उनको कैप्चर करता है, उनको मेजर करता है, उनको पकड़ के एनालाइज करके हमें देता है एक आउटपुट, हमें देता है एक रिजल्ट, जिसको कंपेयर करके रिपोर्ट हमें बताती है कि क्या कुछ हमारी बॉडी के अंदर हो सकता है। तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एनालिसिस करने वाला इक्विपमेंट है, मशीन है। और पहली बात जो आपको सीखनी इस मशीन के बारे में, वो क्या है कि ये मशीन कोई भी डायग्नोस्टिक मशीन नहीं है। दिस इज नॉट ए डायग्नोस्टिक मशीन। यानी इस मशीन से टेस्ट करके आप किसी को नहीं बोल सकते कि आपको ये प्रॉब्लम है। आप किसी को ये नहीं बोलेंगे आपको ये प्रॉब्लम है। जब भी आप इस मशीन का इस्तेमाल करेंगे, ये नाम बता रहा है, ये है एक एनालाइजर मशीन। यानी ये हमारी बॉडी का एनालिसिस करती है, बॉडी को डायग्नोस नहीं करती। तो हम क्या करेंगे? हम कभी नहीं बोलेंगे इसकी जांच करके कि आपको ये प्रॉब्लम है। हम हमेशा बोलेंगे क्या? आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। क्या बोलेंगे अमित जी? हो सकता है सर। आपको ये इशू, ये प्रॉब्लम हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। कभी भी जाने में अनजाने में ये नहीं बोलना है कि आपको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वी आर नॉट डायग्नोस्टिक एनीबॉडी, वी आर जस्ट एनालाइजिंग द बॉडीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या रेडिएशन। और ये जो मशीन है ना, ये मशीन बड़े कमाल का है। ये मशीन जो है, इसका जो ओरिजिन है दैट इज फ्रॉम जापान। ये जापानी मशीन है, और इसको बनाने के लिए बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारी स्टडी हुई हैं। और ऐसा बताया गया है कि जब ये मशीन बनी, तो इस मशीन को बनाने से पहले जापान के अंदर, कोरिया के अंदर कम से कम
1 लाख से ज्यादा लोगों को एनालाइज किया गया इस मशीन से, और फिर उनको एनालाइज किया गया, डायग्नोस किया गया विद मेडिकल इक्विपमेंट। और उससे क्या किया, इस मशीन के अंदर बनाया गया एक कांस्टेंट डाटा। क्या बनाया गया सर? कौन सा डाटा सर? कांस्टेंट डाटा, यानी जो कभी चेंज नहीं होता। वो डाटा इंडिकेट करता है कि आपका एज, आपकी हाइट और आपके वेट के हिसाब से आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो एनर्जी है वो कितना होना चाहिए। लाखों लोगों को स्टडी किया गया, अलग अलग एज के, अलग अलग वेट के, अलग अलग हाइट के लोगों को स्टडी करके एक कांस्टेंट डाटा तैयार किया गया। वो डाटा कभी चेंज नहीं होता। और वो डाटा क्या करता है, वो डाटा काम करता है एज ए रेफरेंस वैल्यू, यानी उस डाटा से हमारी मशीन जिसको हम एनालिसिस कर रहे हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड को ये कंपेयर करके हमें रिपोर्ट जनरेट करके देती है। तो कांस्टेंट डाटा क्या है? वो डाटा जो कभी चेंज नहीं होता, ये फिक्स रहेगा। ये होता है एज पर वेट, एज पर हाइट एंड एज पर सेक्स। तो ये जो मशीन है ना, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि ये जो मशीन है, अगर इस मशीन का हम सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए इससे टेस्ट करें या जांच करें, एनालिसिस करें, तो इस मशीन से हम 80 से लेके 85% तक सही एनालिसिस कर सकते हैं। कितना परसेंट सर? सर 80 तक, 80 से लेकर 80 85% तक। से लेके 85% तक हम बॉडी का सही एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें बोलना है कि आपको ये इश्यू हो सकता है, कभी ये नहीं बोलेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये मशीन क्या है, कैसे काम करती है। आज के समय की बात करें तो आज के समय पे हमारे चारों तरफ पोल्यूशन, प्रदूषण, तनाव, हमारा लाइफस्टाइल, अकेलापन हो गया है, फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई है। उससे क्या हुआ है, हर इंसान के अंदर बहुत सारे बॉडी के अंदर बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। और क्या हो रहा है, उनसे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हमें फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे मोटापा, हार्ट प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम, डायबिटीज, एक्सेलरेटेड एजिंग यानी बुढ़ापा बहुत जल्दी आ रहा है, स्किन रिंकल्स बहुत जल्दी हो जा रहे हैं, डिप्रेशन, अस्थमा की प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर और भी आते हैं, बहुत सारी और दूसरी कंडीशन आती हैं, जैसे हाइपरटेंशन, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, इम्यूनिटी का कमजोर हो जाना, स्किन प्रॉब्लम होना, बालों की नाखूनों की समस्या होना, हार्ट बर्न होना, नींद ना आना, टेंशन कम, हाइपोटेंशन हो जाना, इन्फेक्शन बार बार होना, हमारी आंखों में प्रॉब्लम हो जाना, वीकनेस बॉडी के अंदर आना, अस्थमा प्रॉब्लम हो जाना, सांस का प्रॉब्लम हो जाना, या रिफ्लक्स जिसको बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं, वो होना, हार्ट अटैक होना, कैंसर। उसके साथ साथ बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हमें आज के समय पे लगातार फेस करने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे चारों तरफ पॉल्यूशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान खराब हो रहे हैं। और जब ये प्रॉब्लम सबके साथ हो रही है तो यही एक रीजन बनता है कि आज के समय पे जो बीमारियां हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और बीमार लोग ज्यादा से ज्यादा होते जा रहे हैं। तो अब ये बात करते हैं कि कोई भी इंसान, उसमें कोई भी हो सकता है, चाहे मैं हूं, आप हैं या कोई भी है, अगर कोई भी इंसान समय रहते अपने बॉडी की जांच करवा ले और बॉडी की जांच करवा के पता करवा ले कि बॉडी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, तो क्या कर सकते हैं, हम आने वाली प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन हमारा हिंदुस्तान है, हम उल्टा काम करते हैं। हम जांच तब करवाते हैं जब हम पहुंच चुके होते हैं लास्ट स्टेज में, या बीमारी, इलनेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। क्या अमित जी आपने कभी देखा है कि एक हेल्दी इंसान लगातार अपना बॉडी का चेक करवाता है? अमित जी नहीं सर, इंडिया के अंदर तो फिलहाल नहीं करवाते। करवाते होंगे तो रेयर हैं, बहुत कम लोग करवाते होंगे। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या है कि जब हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जब जाने का नंबर आ जाता है ना, तो लोग सोचते हैं अब तो कुछ करवाना पड़ेगा। लेकिन साइंस बोलती है, आयुर्वेदा बोलता है, पूरा हमारा जो सिस्टम है बोलता है कि अगर समय रहते हम अपनी बॉडी की लगातार जांच करते रहें और इसको देखते रहे कि बॉडी के अंदर क्या कुछ हो रहा है या क्या कुछ चल रहा है, तो हम आने वाली प्रॉब्लम से, बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। और उन्हीं कुछ इंडिकेशंस को बताने के लिए कि हमारी बॉडी में क्या कुछ चल रहा है और हमें क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उनको इंडिकेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, मेजर करने के लिए हमारे पास जो टूल है दैट इज कीवा 4G क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर मशीन। इससे एनालिसिस करके
2-3 महीने में, 6 महीने में या 4 महीने में हम अपनी बॉडी को देख सकते हैं कि बॉडी के अंदर क्या कुछ बदलाव आ रहे हैं। और ऐसा बोला जाता है कि जिस भी चीज को, चाहे वो कोई भी चीज हो, जिस चीज को हम मॉनिटर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं या एनालिसिस कर सकते हैं, अगर वहां पे प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि लोग बॉडी की जांच नहीं करवाते, इसलिए प्रॉब्लम लास्ट स्टेज में पहुंच जाती है। लेकिन शुरुआती दौर में ही या बीमारी होने से पहले ही हम जांच करवा लें, बॉडी एनालिसिस करवा लें, तो हम आने वाली प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है अमित जी? सर बिल्कुल। बाकी लोग प्लीज रिप्लाई कीजिए कि अगर समय रहते, बीमार होने से पहले ही अगर हम अपनी बॉडी की जांच करवा लें, उसका एनालिसिस कर लें, तो हमें आइडिया हो जाता है कि बॉडी के अंदर क्या कुछ प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो चुकी है, और अगर कुछ स्टार्ट हो रहा है तो उस पर काम करके हम उसको रिकवर कर सकते हैं। और इसी में आपकी हेल्प करेगा 4G क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस मशीन एनालाइजर। अब आगे बढ़ते हैं, ये काम कैसे करता है। जैसे हमने बात किया था, ये जो मशीन है, ये जो 4G मशीन है, ये एक बहुत बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का मशीन है, जिसके अंदर मेडिकल साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तीनों का बहुत शानदार मिक्सअप है। मेडिकल साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये एक शानदार मिक्सचर है, नमूना है, जो हमारी पूरी बॉडी को एनालाइज करके हमें बता सकता है कि बॉडी के अंदर किस पार्ट में, किस ऑर्गन में या किस फंक्शन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो कमजोर हो रही हैं। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो रही हैं तो उससे हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम हो है नहीं, हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम सब इंसान, हम सब बने हैं सेल से। सेल से बने ना सर हम, बिल्कुल कोशिका सर। से बने। जी। और सेल लगातार टूटती हैं और बनती हैं, और जब हमारी बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन होते हैं, बीमारी आती है, तो सेल का जो प्रोसेसिंग है टूटने का, बनने का, वो भी प्रभावित हो जाता है। और जब सेल टूटती हैं, बनती हैं, तो उससे क्या होता है, उनके टूटने और बनने से हमारी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती हैं। और ये मशीन क्या करती है, उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कैप्चर करती है और कांस्टेंट डाटा से कंपेयर करके हमें एक एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड दे देती है, जिससे हम आइडिया लगा लेते हैं या लग जाता है कि हमारे किस बॉडी पार्ट में, किस बॉडी फंक्शन में क्या कुछ प्रॉब्लम या समस्या हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मशीन का फायदा क्या है। इस मशीन को यूज करने के लिए हमें, जो इंसान 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 यूज करेगा, जिसका हम चेकअप करेंगे, टेस्ट करेंगे, उसको कोई दर्द नहीं होगा, उसको बेहोश करना नहीं पड़ेगा, खून निकालना नहीं पड़ेगा। इसको इस्तेमाल करना, चलाना बहुत आसान है। अगर आपको इसका पूरा नॉलेज नहीं है ना, तो भी आप इसको सीख सकते हैं। कुछ दिन इस पे काम करके आप इसके अंदर एक्सपर्ट बन सकते हैं। और 2 मिनट के अंदर इस मशीन से हमें 43 रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, जो हमारी हेल्प करती हैं कि हम जांच सकें, देख सकें कि हमारी बॉडी के अंदर क्या कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये वर्किंग कैसे करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारी सेल्स के अंदर लगातार टूटने बनने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और जब सेल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बीमारी हमेशा सेल से शुरू होती है, प्रॉब्लम हमेशा सेल से शुरू होती है, तो जब सेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगा तो इंडिकेट करेगा कि सेल के अंदर इशू बढ़ रहा है। अगर हमने उसको कंट्रोल नहीं किया, उस पर काम नहीं किया, तो वो प्रॉब्लम बढ़ेगी और सेल से प्रॉब्लम जाएगी टिश्यू में, टिश्यू से ऑर्गन में, ऑर्गन से सिस्टम में, और फिर हमारी बॉडी को वो एज ए बीमारी सामने आएगा। लेकिन अगर हम सेल के लेवल पे ही ये जांच कर लें, ये पता लगा लें कि सेल की जो फंक्शनिंग है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम समय रहते या समय से पहले अपने आप को रिकवर कर सकते हैं, बीमारी से बचा सकते हैं। उसके अलावा ये क्या करती है, ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर हम इसको हाथ में पकड़ते हैं तो क्या करती है, ये पूरी बॉडी के अंदर जो भी हमारी सेल्स हैं उन सब के मैग्नेटिक फील्ड को ये कैप्चर करके, कंपेयर करके हमें रिजल्ट देती है। और आप ये मानिए, आम भाषा में बात करें तो आप ये मानिए कि आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले हमारे गांव में होते थे वैद्य जी, होते थे सर ना, वैद्य। जी सर। और वो क्या करते थे, उनके पास हम गए,
वो 1 मिनट क्या करते थे, हमारी नब्ज को पकड़ते थे और क्या करते थे, उसको एनालाइज करते थे, ध्यान से नाड़ी की धड़कन को सुनते थे लगभग 65 सेकंड के लिए या 50 सेकंड के लिए, और सिर्फ नाड़ी दबा के बता देते थे कि हमारे बॉडी में क्या कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा होता था सर, मित जी? जी सर, बिल्कुल। सर ये भी मशीन वही काम करती है, बस तरीका बदल गया है। ये भी नाड़ी पकड़ती है लेकिन यहां से नहीं पकड़ती, ये पकड़ती है हमारे पाम से, क्योंकि हमारी पाम्स के अंदर ना, हथेलियों के अंदर यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं या कहीं पॉइंट्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को इंडिकेट करते हैं। तो जब इसको हम कैप्चर करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं उनको ये पकड़ लेती है, और उससे क्या होता है, हर ऑर्गन के जो सेल्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बन रही है उसको कैप्चर करके हमें रिजल्ट दे देता है। अब आगे बढ़ते हैं कि इस मशीन से हमें मिलती हैं ये 43 टेस्ट रिपोर्ट। इन सब के बारे में हम जानेंगे डिटेल में कि ये क्या क्या रिपोर्ट होती हैं और कैसे हम इनको स्टडी करेंगे और क्या प्रोस्पेक्ट को, कस्टमर को अपने को बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसका इस्तेमाल हम कहां कहां पे कर सकते हैं या कहां पे इसका इस्तेमाल होता है। सबसे पहले मसाज सेंटर्स में, हेल्थ क्लब में, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में, ब्यूटी सलून्स के अंदर, जिम क्लासेस के अंदर, हेल्थ केयर शॉप्स के अंदर, आपके स्टॉक पॉइंट के अंदर, आपके सुपर के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपकी टीम में जो डॉक्टर्स हैं दे कैन ऑल्सो यूज इट। जो डॉक्टर हैं वो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं है तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप डॉक्टर नहीं है तो आप यूज कीजिए इसको सिर्फ इंडोर, यानी अपने स्टॉक पॉइंट के अंदर और या सुपर स्टॉक पॉइंट के अंदर आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आप डॉक्टर नहीं है तो घर से बाहर खुले में इसका इस्तेमाल कभी भी मत कीजिए। अगर करना है तो हमेशा अपने साथ रखिए एक डॉक्टर को, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके फायदे क्या हैं। सबसे पहले क्या होता है, अगर हम इस मशीन से, इस 4G मशीन से हम अपना एनालिसिस कर लेते हैं तो क्या होता है, हम समय रहते अपनी सेल्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर, ऑर्गन के अंदर उसका जो हेल्थ है उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा बीमारी शुरू होने से पहले ही सेल लेवल पे ही हम प्रॉब्लम को पकड़ के सॉल्व कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है, बहुत इजी है, प्रैक्टिकल है और खर्चा बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत ही सस्ता होता है। उसके अलावा बहुत जल्दी हमें इसके रिजल्ट्स या रिपोर्ट्स मिल जाती हैं और हम लोगों को बता सकते हैं कि आपकी बॉडी में क्या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं इस्तेमाल कैसे करना है। आप सबको पता है ये मशीन का एक होता है पेन ड्राइव, सीडी होता है, इसको लैपटॉप के अंदर हम डालते हैं। ये मशीन का, ये आप देख पा रहे हैं, ये मशीन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसको बोलते हैं आम भाषा में पेन ड्राइव। लेकिन इस पेन ड्राइव के अंदर क्या है, इस पेन ड्राइव के अंदर आपको मिलता है कांस्टेंट डाटा। इसमें क्या होता है सर, कांस्टेंट डाटा सर। जो हमने बात किया था कि लाखों लोगों को स्टडी करके एक हेल्थी इंसान का जो मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए वो इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है एज पर एज, हाइट एंड वेट। अगर ये आपका गुम हो जाता है, खराब हो जाता है तो मशीन काम नहीं करेगी। तो इसको आपने बहुत ही संभाल के रखना है। उसके अलावा इसमें 2 वायर होते हैं, ब्लैक वायर को हम लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं और व्हाइट वायर को एक मशीन में लगाते हैं और दूसरा हम कस्टमर के हाथों में उसको पकड़ने के लिए देते हैं। अब ये हो गया, आपने जो सीडी डाला उसको इंस्टॉल किया। आप इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो स्क्रीन है लैपटॉप का या डेस्कटॉप का, वहां पे आइकन आएगा 4G मशीन का, और इसको हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, इसको हम स्टार्ट करेंगे तो कुछ ऐसा हमारे सामने ये खुलना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज नॉर्मल। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम जाएंगे टेस्ट में या हम जाएंगे ऐड में। सबसे पहले जब ऐसा पेज खुलता है हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड। हम ऐड में जाएंगे और ऐड में जाके हम यहाँ पे डिटेल्स आती हैं। सबसे पहले आते हैं रेड मार्क, मतलब वो आपको फिल करने बहुत जरूरी है, उसके बगैर रिपोर्ट नहीं आएगा। रेड मार्क में क्या आता है, उसमें आता है सबसे पहले आपके कस्टमर का नाम, उसके बाद उसका सेक्स मेल है या फीमेल है, उसके बाद उनका हाइट, उनके बाद उनका वेट। बाकी चीजें आपके लिए ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें आपकी चॉइस है, लेकिन आपको नाम, सेक्स, हाइट और वेट डालना कंपलसरी है। और ये डाल के हम सेव करते हैं और सेव करके क्या करते हैं, हम टेस्ट रन या हम टेस्टिंग को शुरू करते हैं। और जब टेस्ट शुरू करते हैं तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है कि अगर आप एनालाइज कर रहे हैं एक पुरुष को
अगर मेल है तो मेल को हम ये जो इसका स्टिक है वो देंगे उसको हम लेफ्ट हैंड में। कौन से हैंड में सर? लेफ्ट हैंड में सर। पुरुष के लिए लेफ्ट हैंड, महिलाओं के लिए राइट हैंड में हम स्टिक को देंगे और उनको बोलेंगे आप स्टिक अपने हाथ को बंद कर लीजिए। फिर हम क्या करेंगे, स्टार्ट को क्लिक करेंगे, रिपोर्ट कंप्लीट होगा, उसको सेव करेंगे और सेव करके हम रिपोर्ट को डाउनलोड या जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप उसको बंद करके दोबारा कोई जांच करना चाहते हो तो वो भी आप इससे कर सकते हैं। और जब बंद करना हो तो एग्जिट करेंगे और बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अब आता है कि मशीन कॉपरेट करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले कुछ शानदार, बेहतरीन और एक्यूरेट एनालिसिस, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये क्या है? सबसे पहले आप जिसका एनालिसिस करने वाले हैं, सुनिए ध्यान से सर क्या बोल रहा हूं। अब शुरू हो रहा है हमारा सेशन कि जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं उसको बोलना है कि जिस दिन आप जांच करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, उस दिन आपने चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके साथ साथ आप कोई सप्लीमेंट या कोई मेडिसिन नहीं लेंगे। कम से कम एक दिन पहले आप चाय, कॉफी, अल्कोहल, मेडिसिन, सप्लीमेंट नहीं लेंगे। और इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रॉबिंग। आपको टेस्ट शुरू करने से पहले प्रॉबिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? प्रॉबिंग करना पड़ेगा सर। प्रॉबिंग मतलब जांच पड़ताल, या कुछ बताना पड़ेगा कि जब आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको जो एनालिसिस है वो शानदार मिले, बेहतर मिले, अच्छा मिले, तो आपको कम से कम टेस्ट शुरू करवाने से 12 घंटे पहले, 24 घंटे पहले चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है। उसके अलावा कोई सप्लीमेंट लेते हैं उसको नहीं लेना है, और मेडिसिन लेते हैं वो भी आपको नहीं लेना है। उसके अलावा जो आपकी नींद है वो नॉर्मल होना चाहिए, टेंशन में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। और अगर आप बहुत लंबा चल के आ रहे हैं या भाग के आ रहे हैं तो भी आप किसी का एनालिसिस नहीं करेंगे। आप एनालिसिस तभी करेंगे जब इंसान या आपका कस्टमर बिल्कुल रिलैक्स हो, भागदौड़ करके ना आया हो, यानी वो प्रॉपर रेस्टिंग करके आपके पास आ रहा है, तभी हम उसका जांच करेंगे। उसके अलावा जब जांच करनी है तो पेट ना तो भरा होना चाहिए ना पूरा खाली होना चाहिए, बोलते हैं सेमी फास्टिंग कंडीशन। अगर खाना खाया है तो खाना खाने कम से कम 1.5 घंटा बाद हम चेक करेंगे। अगर कुछ हल्का खाना खाया तो हम उसको आधे घंटे बाद एनालिसिस कर सकते हैं। उसके अलावा बॉडी पे जो भी मेटल्स हैं, धातु हैं, चाहे वो नाखों की हो, कानों की हो, गले का हो, अंगूठियां हो, या जो भी मेटल्स, सिक्के हो, मोबाइल हो, सब आपको निकलवाने पड़े। क्यों? क्योंकि मेटल्स के अंदर, धातु के अंदर होती हैं मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप मेटल पहने पहने किसी का जांच करेंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड में के अंदर वेरिएंस आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है। उसके अलावा जिसका आप टेस्ट करें उसको क्या बोलना है कि जब आपका जांच शुरू हो जाए आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, शांत रहेंगे, बोलना नहीं है और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना है। दिस इज कॉल्ड प्रॉबिंग। उसके अलावा आप किसी का बार बार टेस्ट नहीं करेंगे। एक दिन में आप सिर्फ एक बार किसी का 4G मशीन से एनालिसिस करेंगे। कितनी बार सर? एक दिन में एक बार। दोबारा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर दोबारा करना है तो बोलिए 24 घंटे बाद हम आपका दोबारा से जांच करेंगे, लेकिन दोबारा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हर बार चाहे आप ले 4G मशीन या लें ब्लड रिपोर्ट्स, हर सेकंड में, हर मिनट में हमारी बॉडी के अंदर लगातार डिफरेंस आएंगे। तो क्या हो सकता है कि आपका जो कस्टमर है वो आपको बोल सकता है कि आपकी रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम है। तो हमें कॉन्फ्लिक्ट से बचना है और बोलना कि दोबारा जांच करवाना चाहते हैं तो हम आज नहीं करेंगे, आपकी जांच होगी कल। उसके अलावा जो भी मेटल्स हैं उनको रिमूव करना है जो है, और बिल्कुल शांत रहना है। और अगर महिला है और महिला को अगर एमसीज है, पीरियड चल रहे हैं, तो उस टाइम पे भी महिलाओं की जांच नहीं करेंगे। अगर महिलाओं का एमसी चल रहा है तो उनकी जांच नहीं करेंगे। किसी भी इंसान को लगा है पेस मेकर, स्टंट डला हुआ है, उसकी जांच नहीं करेंगे। किसी को रॉड डली है हाथों में पैरों में, उसकी भी जांच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि चाहे पेस मेकर हो, स्टंट हो, रोड्स हो, सब में मेटल होता है। उससे क्या होगा? उससे मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर सकते हैं और रिपोर्ट के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस आ सकते हैं। सो ये है कि आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने, क्या क्या प्रॉबिंग करनी है। और ये प्रॉबिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम सर कभी ऐसा प्रॉबिंग करते हैं
कि जब हम जांच करने वाले हैं तो पूछते हैं अपने कस्टमर से हम कि क्या आपने 24 घंटे पहले चाय पीना बंद किया, कॉफी पीना बंद किया, अल्कोहल लेना बंद किया, दवाई लिया या नहीं लिया, सप्लीमेंट लिया या नहीं लिया, ऐसा पूछते हैं सर हम अमित जी। जी सर, पूछते हैं सर। पूछते हैं और पूछते हैं और ये भी बोलना है, बताना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एनालिसिस है वो शानदार आए, सही आए, बेहतर आए, तो आपको कम से कम 12 से लेकर 18 घंटे पहले इन चीजों का सेवन बंद करना पड़ेगा। और जब टेस्ट होगा तो आप रिलैक्स रहेंगे, बिल्कुल आप आराम से, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट में आपका एनालिसिस ये मशीन कर देती है। सो ये है हमारा 4G मशीन क्या है। और अब हम आते हैं मेन इशू पे। इसके बारे में आप सबको पता होगा कि ये मशीन क्या है, कैसे काम करती होगी, क्या बेनिफिट है। लेकिन अब आते हैं हम अपना मेन पार्ट पे कि जब आप जांच कर लेते हैं और आपके सामने आती हैं रिपोर्ट्स, तो रिपोर्ट को हम कैसे स्टडी करेंगे और अपने कस्टमर को हम क्या क्या बताएंगे और क्या क्या नहीं बताएंगे। और सबसे पहले जो हमारे पास इस मशीन से जो रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट को बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर एंड सेरिब्रोवास्कुलर एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। कौन सा रिपोर्ट कार्ड है सर? अमित जी, हेलो अमित जी। जी सर, आवाज आ रही है सर? यस सर, यस सर। सर जी पहला सर, कार्डियो। जी सर, जी जी। पहला रिपोर्ट कार्ड कौन सा मिलता है हमें? कार्डियोवास्कुलर सर। कार्डियोवास्कुलर एंड सेरिब्रोवास्कुलर। कार्डियो मतलब हार्ट, हार्ट से नोट रिलेटेड कीजिए जी। सर ध्यान से। कार्डियो मतलब हार्ट, वस्कुलर मतलब हमारा वस्कुलर सिस्टम, आर्टरीज और वेन्स, यानी ये हमारे हार्ट, हार्ट के अलावा हमारी आर्टरीज और वेन्स की हेल्थ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगा। उसके अलावा आता है सेरिबो वस्कुलर, और जहां पे शब्द आए सेरिबो वो इंडिकेट करता है हमारा ब्रेन। क्या सर? ब्रेन सर। ब्रेन। सेरिबो मतलब ब्रेन, वस्कुलर मतलब दिमाग के अंदर जाने वाली धमनियां या वेन्स। यानी इस रिपोर्ट से हमें पता लगेगा कि हमारे हार्ट, हमारी धमनियां हार्ट की, हमारी वेन्स दिमाग की, हार्ट की फंक्शनिंग कैसे कर रही हैं। उससे हम क्या करेंगे, उससे हमें इंडिकेशन मिल सकता है कि हमारे हार्ट का हेल्थ कैसा है और हमारा ब्रेन फंक्शनिंग कैसा हो सकता है। सबसे पहले जैसे आप देखिए, जो रिपोर्ट आएगा तो ऐसा आएगा, नाम आएगा, सेक्स आएगा, एज आएगा, वेट आएगा, हाइट आएगा, जो आपको डालना है मैंडेटरी होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि आपको नाम, सेक्स, एज, वेट और हाइट डालना मैंडेटरी है। और जो हाइट आती है ना वो आती है सेंटीमीटर में। किसमें आती है सर? सेंटीमीटर में सर। अब हमें जो हाइट पता होती है वो किसमें पता होती है? मोस्टली फिट में। हमारा हाइट कितना है? फॉर एग्जाम्पल अमित जी, आपका हाइट कितना है? सर 5'9". 5'9". और हेमंत जी, आपका कितना है सर? चलिए कोई इशू नहीं, इमरजेंसी नहीं सुन पा रहे अभी। देखिए, हमें हाइट पता होती है अपनी फिट में। बहुत सिंपल तरीका है, जो भी आपकी हाइट है फिट में, उस हाइट को आप 30 से गुना कर दीजिए। कितने से सर? 30 से सर। 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी जो हाइट आएगी वो आ जाएगी आपकी इन सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी हाइट है 5'9", तो सेंटीमीटर में आपकी हाइट कितना होगा सर? आपका हाइट हो जाएगा लगभग लगभग, आप ये मानिए 171 सेंटीमीटर। कितना सर? सर 171 सेंटीमीटर। इतना ही होगा ना सर शायद। जी। 5.9 मल्टीप्लाई बाई 30, अगर 6 फीट है तो 180, 5 फीट है तो 150, 5.5 फीट है तो 165 हमारा सेंटीमीटर हाइट हो जाता है। यानी जो भी हाइट है उसको 30 से गुना करेंगे तो हमारा हाइट आ जाएगा इन सेंटीमीटर। और फिर आता है हमारे पास रिपोर्ट। अब रिपोर्ट में हमें क्या क्या देखना है, क्या क्या बताना है, क्या क्या एक्सप्लेन करना है, ये शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टेस्ट आता है वो मिलता है ब्लड विस्कोसिटी। क्या है सर? ब्लड विस्कोसिटी सर। ब्लड विस्कोसिटी। ब्लड मतलब खून, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन या उसकी थिकनेस, या कितना वो चिपचिपा है। यानी इस जांच से, इस रिपोर्ट से हमें पता लगता है कि हमारा जो ब्लड है उसमें गाढ़ापन कितना है या चिपचिपाहट कितना है। और अगर ये देखिए, ये है नॉर्मल रेंज। क्या है सर? ये नॉर्मल रेंज सर। यानी कांस्टेंट डाटा है जो कभी चेंज नहीं होगा। इस हाइट में, इस एज में, इस सेक्स में, ये है हमारा नॉर्मल रेंज। और ये है
एक्चुअल मेजरमेंट, यानी जिसका हमने जांच किया है उसका फील्ड कितना आ रहा है। तो नॉर्मल रेंज क्या है? 60.5, 65.37 मैक्सिमम रेंज है, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है 66.501, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ी सी ज्यादा हमें मिल रही है। ये कंपेयर करेगा और हमें देगा सिग्नल कैसा? ग्रीन, ब्लू, येलो या रेड। अब अगर किसी का ब्लड विस्कोसिटी, खून का गाढ़ापन, चिपचिपाहट बढ़ जाए तो उससे क्या हो सकता है? उससे ब्लड के फ्लो में प्रॉब्लम आ सकती है। और जब ब्लड के फ्लो में प्रॉब्लम आएगा तो उससे क्या होगा अमित जी? सर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारा हार्ट फंक्शनिंग प्रभावित होगा, ब्लॉकेज हो सकता है उस, और उसके अलावा हमें हो सकता है ए रिदमिया, क्या बोलते हैं उसको हम? ए रिदमिया, यानी जो हमारे हार्ट का रिदम है, जो पंपिंग है, वो प्रभावित हो सकता है। और विस्कोसिटी बढ़ता रहा और हमने कंट्रोल नहीं किया तो उससे क्या हो सकता है? ब्लॉकेज बढ़ जाएगा और हार्ट अटैक या हार्ट ब्लॉकेज भी हमें हो सकता है। कभी हम ये नहीं बोलेंगे आपको ये है, हम क्या बोलेंगे हमेशा? हो आपको सकता है ऐसा सर। हो सकता है। अगर आपने केयर नहीं किया तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। सेकंड जो हमें मिलता है टेस्ट, वो मिलता है कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल। क्या है सर? कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल सर। कोलेस्ट्रॉल आप समझते होंगे, जानते होंगे कि जब हमारा ब्लड के अंदर जब फैट कंटेंट बढ़ जाए तो वो फैट कंटेंट जमा होता है इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल के बाद यहाँ पे क्रिस्टल, मतलब उसका दाना बन जाना, क्रिस्टल बन जाना, सॉलिड बन जाना। और जब कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल बन जाते हैं तो उससे क्या होता है? वो हमारी आर्टरीज में, हमारी धमनियों में वो जमना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है? ब्लड का जो रास्ता है, फ्लो है, वो प्रभावित हो जाता है, फ्लो रुक जाता है। उससे क्या हो सकता है? उससे हमारे हार्ट को जो फंक्शनिंग है वो रुक सकती है, हार्ट अटैक हो सकते हैं, ब्लॉकेज हो सकता है, और हो सकता है पैरालिसिस। क्या हो सकता है सर? पैरालिसिस सर। जी। तो कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल बड़े हुए आते हैं तो इंडिकेट करता है कि आपको अगर केयर नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, आपका बीपी फ्लक्चुएट करे, कभी ज्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए, आपको सांस लेने में तकलीफ हो, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाए, या आपको सीने में दर्द भी, बेचैनी महसूस हो सकती है। और कंट्रोल नहीं किया तो इट में कॉज पैरालिसिस और हार्ट अटैक। थर्ड आता है ब्लड फैट। क्या आता है सर? ब्लड फैट सर। हमारे ब्लड के अंदर, खून के अंदर फैट कंटेंट कितना है। और जितना हमारे ब्लड में फैट कंटेंट ज्यादा होगा उतना ज्यादा रिस्क रहेगा हमें हार्ट प्रॉब्लम होने का, बीपी प्रॉब्लम होने का, ब्लड फ्लो प्रभावित होने का, और पैरालिसिस होने का। तो अगर ब्लड फैट ज्यादा है मतलब आपको हार्ट प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अब लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कि मुझे तो ऐसा कोई सिम्टम नजर नहीं आता। तो हम क्या बोलेंगे? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको सिम्टम नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो हमारी मशीन है, जो 4G मशीन है, वो काम करती है ऑन सेल लेवल। ये हमारी हार्ट की सेल, ब्लड सेल को, उनकी रेडिएशन को मेजर करके लाती हैं और बताती हैं कि अभी आपको प्रॉब्लम नहीं है। हम मानते हैं, लेकिन अगर आपने इनका केयर नहीं किया ना तो आने वाले समय में 2 साल, 5 साल, 10 साल में आपको ये प्रॉब्लम डेफिनेटली होने वाला है। अभी नहीं है लेकिन केयर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तीसरा, चौथा पे जो टेस्ट आता है वो आता है वस्कुलर रेजिस्टेंस। क्या आता है सर? वस्कुलर रेजिस्टेंस सर। वस्कुलर मतलब धमनिया, धमनियां होती है। धमनिया, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, यानी जो धमनियां हमारे खून को कैरी करती हैं, हमारी पूरी बॉडी में खून पहुंचाती हैं, उनके अंदर अगर रुकावट आ जाए तो क्या होगा? हमारे किसी न किसी बॉडी पार्ट में खून जाना कम हो सकता है। और जिस बॉडी पार्ट में खून नहीं जाएगा उसमें हो सकता है पैरालिसिस। पैरालिसिस क्या है? जिस बॉडी पार्ट में खून ना पहुंचे वहां पे हो जाता है पैरालिसिस। तो अगर वस्कुलर रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये इंडिकेट करता है कि आपको ब्लॉकेज बढ़ेगा और हो सकता है पैरालिटिक अटैक। नेक्स्ट आता है हमारे पास वस्कुलर इलास्टिसिटी। क्या आता है सर? वस्कुलर इलास्टिसिटी। वास्कुलर फिर से धमनियां, और शब्द क्या है अगला? इलास्टिसिटी, यानी लचीलापन। जितना लचीलापन बेहतर होगा हमारी धमनियों का, उतना क्या होगा? उन धमनियों में स्ट्रेन, खिंचाव या प्रेशर कम पड़ेगा। और जितना फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर होगा वो ब्लड को अच्छे से कैरी कर पाएंगी। लेकिन अगर लचीलापन कम हो गया
इलास्टिसिटी कम हो गया तो क्या होगा, हमारी धमनियों में, वास्कुलर आर्टरीज में, वेन्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, खिंचाव महसूस हो सकता है और ब्लड का फ्लो प्रभावित हो सकता है। तो अगर वास्कुलर इलास्टिसिटी कम है तो अगेन आपको खिंचाव महसूस हो सकता है हार्ट के फंक्शनिंग में या ब्लड के फ्लो में, और वो प्रभावित भी आपका हो सकता है। नेक्स्ट जो टेस्ट आता है दैट इज मायोकार्डियल ब्लड डिमांड। मायोकार्डियल क्या है? मायोकार्डियल जहां भी शब्द आए वहां पे आप समझिए, मायो मतलब, बताता हूं क्या होता है, कार्डियल मतलब हार्ट, और मायो मतलब जो हमारा हार्ट है उस हार्ट की जो सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियम। हमारे दिल की जो सबसे बाहर की जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियम। तो हमारे दिल का जो सबसे बाहर वाला कवरिंग है उस बाहर वाले हिस्से में कितना ब्लड पहुंच रहा है या कितना उसका डिमांड है वो बताता है हमें मायोकार्डियल ब्लड डिमांड। क्योंकि जैसे हमारी पूरी बॉडी को काम करने के लिए, एनर्जी के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए ब्लड चाहिए, उसी प्रकार हमारे हार्ट को भी अपना काम करने के लिए चाहिए ब्लड, और वो ब्लड जाता है हमारे मायोकार्डियल में। तो हमारे मायोकार्डियल का, हमारे हार्ट का खुद का जो खून का डिमांड है ताकि वो शानदार फंक्शनिंग करता रहे दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियल ब्लड डिमांड। यानी अगर किसी भी प्रोस्पेक्ट का, कस्टमर का मायोकार्डियल ब्लड डिमांड कम आए, ये इंडिकेट करता है कि उसके हार्ट में प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच रहा है। और जब हार्ट में प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो उससे क्या हो सकता है? उससे हो सकता है हार्ट फेलियर। क्या हो सकता है सर? हार्ट फेलियर सर। उसके अलावा हो सकता है बेचैनी, टेंशन, घबराहट, जी मचलना। ये सब सिम्टम है कि आपके जो दिल को खून चाहिए वो उसको नहीं मिल पा रहा है। फिर आता है मायोकार्डियल ब्लड परफ्यूजन वॉल्यूम। मायोकार्डियल मतलब हमारे हार्ट की कवरिंग, ब्लड खून, वॉल्यूम मात्रा, किसका मात्रा? परफ्यूजन। परफ्यूजन क्या होता है अमित जी? जी सर, इसके बारे में सर याद नहीं है बहुत मुझे। बहुत सिंपल है सर। परफ्यूजन मतलब छिड़काव, आम भाषा में समझिए। परफ्यूजन मतलब छिड़काव, यानी जो भी खून हमारे मायोकार्डिया में, आउटर हार्ट में पहुंच रहा है वो कितना बेहतर पूरे हार्ट में उसका छिड़काव हो रहा है। और हार्ट के अंदर जब उसका परफ्यूजन, छिड़काव अच्छा होगा तो क्या होगा? पूरे हार्ट को ब्लड प्रॉपरली मिलेगा, हमारा हार्ट शानदार काम करता रहेगा। लेकिन अगर मायोकार्डियल ब्लड परफ्यूजन कम हो जाए तो उससे क्या होगा? हमें बेचैनी, घबराहट हो सकती है, सीने में दर्द हो सकता है, और अगर मायोकार्डियल ब्लड परफ्यूजन वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उससे क्या हो सकता है? उससे हो सकता है इंटरनल ब्लीडिंग। क्या हो सकता है सर? इंटरनल ब्लीडिंग सर। दोनों में प्रॉब्लम है। अगर कम रहेगा तो प्रॉब्लम, बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम। ये रहना चाहिए आपका नॉर्मल। अगर बढ़ा हुआ है तो हो सकता है इंटरनल ब्लीडिंग, अगर कम है तो आपको रहेगा बेचैनी, काम करने में मन नहीं करेगा और सांस आपका बहुत जल्दी फूल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन। मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन, हमारे हार्ट की आउटर कवरिंग को कितना ऑक्सीजन चाहिए अपने काम को बेहतर करने के लिए, उसका डिमांड कितना है, क्या उसको उतना मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। और हमारे हार्ट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा सर, या कम मिलेगा तो क्या होगा? बेचैनी, बेचैनी, घबराहट घबराहट, होगी। एंजाइटी, स्ट्रेस हो सकता है। अगर डाउन हो जाए, अगर ज्यादा होगा तो कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन डाउन होगा दैट मे कॉज बेचैनी, घबराहट। और फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि जब हमारा हार्ट धड़कता है, तो आपने देखा होगा ईसीजी, देखा सर ईसीजी? जी सर। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर जाना सिस्टोल है, नीचे जाना डायस्टोल है। ऊपर जाना सिस्टोल, नीचे आना डायस्टोल। और एक सिस्टोल और डायस्टोल के बीच में जब एक बार दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, इस कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन में कितना खून, कितना ब्लड हमारे हार्ट से बाहर निकलता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहलाता है सर ये?
स्ट्रोक वॉल्यूम। यानी एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में कितना खून हमारे हार्ट से बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। और अगर स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल है, मतलब इंडिकेशन क्या करता है कि हमारा हार्ट बेहतर काम कर रहा है। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कम है, मतलब हमारे हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर खून को बाहर पहुंचा नहीं पा रहा है। उससे क्या होगा, हमारा बीपी लो हो जाएगा या हो सकता है। और अगर स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हो जाए तो उससे क्या होगा, बीपी हाई हो सकता है, क्योंकि ज्यादा ब्लड फ्लो लगातार होगा तो उससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, एंड प्रेशर इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो अगर स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल है, मींस हार्ट इज हेल्दी। स्ट्रोक वॉल्यूम कम है तो उससे आपको लो बीपी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हाई है तो हो सकता है आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम। क्लियर सर, कोई डाउट अमित जी? नहीं सर, कोई डाउट नहीं सर। आगे के दो टेस्ट हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ये हमारे काम की चीजें नहीं है, ये है बहुत टेक्निकल, ये सिर्फ काम उनकी आती है जो होते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट। तो इन दो के बारे में हम किसी से बात नहीं करेंगे। फिर आता है हमारे पास कोरोनरी आर्टरी इलास्टिसिटी। कोरोनरी आर्टरी क्या है? कोरोनरी आर्टरीज वो धमनी है जो हमारे हार्ट को देती है ब्लड। क्या देती है? ब्लड देती है सर, ब्लड सप्लाई वो करती है। वो धमनी जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, दैट इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज। और जब भी किसी को हार्ट अटैक होता है, वो होता है बिकॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज। जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो हो जाता है हार्ट अटैक। तो यहाँ पे क्या है, कोरोनरी आर्टरी इलास्टिसिटी, यानी उसका लचीलापन कैसा है। अगर हमारी कोरोनरी आर्टरी का जो लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटीज है, वो अच्छी है तो क्या होगा, ब्लड को फ्लो करने में परेशानी दिक्कत नहीं आएगा, उसको लगातार अच्छे से खून मिलता रहेगा। लेकिन इलास्टिसिटी अगर कम हो जाए, वो रिजिड हो जाए, ठोस बन जाए, तो ब्लड को फ्लो करने में प्रॉब्लम हो सकता है और हमें हार्ट इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो रिपोर्ट आता है, दैट इज कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर। फिर से शब्द आ गया परफ्यूजन, मतलब छिड़काव। यानी जो कोरोनरी आर्टरीज खून लेके आती है, खून को लेके आके वो हमारे हार्ट में कितना खून छोड़ती है, स्प्रे करती है, छिड़काव करती है, दैट इज कॉल्ड कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर। अगर ये नॉर्मल है तो हमारे हार्ट को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई मिलता रहेगा और हार्ट फंक्शनिंग बेहतर रहेगी, हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक नहीं होगा। लेकिन अगर कोरोनरी परफ्यूजन कम हो जाए तो उससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेरिब्रल ब्लड वेसल इलास्टिसिटी। सेरिब्रल मतलब ब्रेन, ब्लड खून, वेसल धमनियां, इलास्टिसिटी लचीलापन, यानी वो धमनियां जो हमारे दिमाग में खून पहुंचाती हैं, उनका लचीलापन कैसा है। अगर उन आर्टरीज का जो लचीलापन है वो बेहतर होगा तो क्या होगा, हमारे ब्रेन को लगातार अच्छे से खून मिलता रहेगा। जो टेंशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एग्जाइटी आपको नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे ब्रेन के अंदर जो धमनियों का इलास्टिसिटी है, लचीलापन है, वो कम होगा तो क्या होगा, ब्लड को ब्रेन में पहुंचने में प्रेशर लगाना पड़ेगा, जो लगाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, हमें सर में दर्द, माइग्रेन, उसके अलावा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। अगर ये डाउन हो जाए और बढ़ जाए तो क्या होगा, अगर हल्का बढ़ा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ज्यादा बढ़ जाए दैट मे कॉज ब्रेन के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग, और दोनों ही चीजें खतरनाक होती हैं। तो हमें इसको रखना है नॉर्मल। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्डियोवास्कुलर एंड सेरिब्रोवास्कुलर एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और इस पूरे रिपोर्ट कार्ड को जब आप देखते हैं, इस रिपोर्ट कार्ड में जो भी अप है, जो भी डाउन है, जो भी ऊपर नीचे हो रहा है, उन सबको रेगुलेट करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए हम जो सप्लीमेंट देंगे, सबसे पहले हम रेकमेंड करेंगे हिमालयन बेरी जूस। क्या देंगे सर? हिमालयन बेरी जूस। उसके अलावा कोई भी सप्लीमेंट इसके अंदर है ओमेगा, चाहे वो ओमेगा 3 ड्रॉप हो, ओमेगा 3 कैप्सूल हो, या हो फ्लैक्सीड कैप्सूल। जहां भी बात आएगा हमारा कार्डियोवास्कुलर का और सेरिब्रोवास्कुलर का, उसकी फंक्शनिंग को बेहतर करने के लिए, ब्लड विस्कोसिटी को कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ब्लड फैट कम करने के लिए, प्रॉपर सप्लाई रखने के लिए खून का, हम रेकमेंड करेंगे ओमेगा 3 ड्रॉप या ओमेगा 3 कैप्सूल या फ्लैक्सीड कैप्सूल या हिमालयन बेरी
जूस, चॉइस आपकी है। अगर ये जो रेंज है इसमें हल्का प्रॉब्लम है तो आप दे सकते हैं ओमेगा 3 ड्रॉप, लेकिन इश्यू ज्यादा है, प्रॉब्लम ज्यादा है, तो आप दीजिए फ्लैक्सीड कैप्सूल, ओमेगा 3 कैप्सूल या हिमालयन बेरी जूस। क्लियर सर? कोई सवाल अमित जी? जी सर। सर कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन दे सकते हैं सर, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे रोल ऑफ ओमेगा। वो हम ऐड कर सकते हैं कुछ भी, वो मैटर नहीं करता, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ओमेगा देना बहुत जरूरी है हमारे हार्ट हेल्थ को चेक करने के लिए और ब्रेन फंक्शन को बढ़ाने के लिए। जी क्लियर सर? जी सर, क्लियर सर। ओके, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड रिपोर्ट के बारे में, जो आज का हमारा लास्ट रिपोर्ट होगा। और सेकंड रिपोर्ट में मिलता है, मशीन से वो मिलता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन। गैस्ट्रो मतलब पेट, इंटेस्टाइन मतलब आंते, यानी ये रिपोर्ट हमें बताती है कि हमारे पेट का और आंतों का फंक्शन कैसा है। उससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि सामने वाले को क्या कुछ गैस्ट्रिक इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जहां पे टेस्ट मिलता है दैट इज पेप्सिन सिक्रीशन कॉफिशिएंट। पेप्सिन सिक्रीशन कॉफिशिएंट, और पेप्सिन क्या है सर? पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एक प्रोटीन। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। हम अपने खाने में, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, या एमआरपी से या प्रोटीन से, जो भी सब प्रोटीन लेते हैं, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, पचाने में हेल्प करता है पेप्सिन। ये क्या है? एक हमारा है एंजाइम जो प्रोटीन को हजम करने में हेल्प करता है। तो अगर किसी का पेप्सिन सिक्रेशन कम है तो उससे क्या होगा? उससे उसको प्रोटीन डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। और जब प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा तो उससे क्या होगा? उससे चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको, उस इंसान को हो सकता है यूरिक एसिड प्रॉब्लम। क्या हो सकता है सर? यूरिक एसिड प्रॉब्लम सर। प्लस उसको क्या होगा? बॉडी के अंदर अमीनो एसिड का डेफिशिएंसी भी हो सकता है। बॉडी के अंदर खाना तो वो खा रहा है लेकिन प्रोटीन है पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। उससे क्या होगा? उसकी बॉडी में कमजोरी फील होगी, उसके जो मसल्स हैं, नर्वस सिस्टम है, वो कमजोर होगा और बढ़ सकता है यूरिक एसिड का लेवल। दो दूसरा यहाँ पे टेस्ट मिलता है दैट इज गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस फंक्शन कोफिशिएंट। गैस्ट्रिक मतलब पेट, गैस्ट्रिक मतलब सर पेट। पेट। पेरिस्टाल्सिस मतलब क्या होता है अमित जी? कोई आइडिया? मैं बताता हूँ जी सर। सर। पेरिस्टाल्सिस क्या है, ध्यान सुनिए। इसका मतलब होता है हमारे पेट के अंदर जो खाने की मूवमेंट है, द मूवमेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। यानी हमारे पेट के अंदर खाने का चलने का जो स्पीड है वो कैसा है, उसका फंक्शन कैसा है, वो हमें मिलता है इस रिपोर्ट से। और हमारे पेट के अंदर जो खाने की चलने की स्पीड है, अगर वो कम होगा तो क्या होगा? उससे बहुत लंबे समय तक खाना हमारे पेट में अटका रहेगा। उससे क्या होगा? हमारा डाइजेशन खराब होगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है, और हो सकता है हमें कॉन्स्टिपेशन। क्या हो सकता है सर? कॉन्स्टिपेशन सर। प्रॉब्लम हो सकता है। अगर लंबे समय तक हमारे पेट में खाना पड़ा रहे तो उससे क्या होगा? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम प्लस कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का समस्या हो सकता है। थर्ड रिपोर्ट जो हमें मिलता है यहाँ पे वो मिलता है गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन फंक्शन कॉफिशिएंट। यानी पेट के अंदर कितने, जो खाना हमने खाया है उस खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कितने न्यूट्रिएंट हमारे पेट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन फंक्शन कॉफिशिएंट। अगर ये ज्यादा है तो अच्छी बात है, उससे क्या होगा कि जो भी न्यूट्रिएंट का डाइजेशन पेट में होता है वो सारे एब्जॉर्ब होंगे और बॉडी को यूटिलाइज करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर गैस्ट्रिक एब्जॉर्प्शन फंक्शन कॉफिशिएंट कम है तो उससे क्या होगा? हम खाना तो खा रहे हैं फिर भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। क्यों? क्योंकि बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट जो हमें रिपोर्ट मिलता है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन पेरिस्टाल्सिस फंक्शन कॉफिशिएंट। यानी छोटी आंतों के अंदर खाने की मूवमेंट कैसी है। अगर छोटी आंतों में खाने की मूवमेंट खराब होगा या कम होगा तो क्या होगा? लंबे समय तक खाना आंतों में फंसा रहेगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा, और हो सकता है अगेन कॉन्स्टिपेशन या कब्ज का समस्या हो सकता है। लेकिन अगर आंतों के अंदर जो खाने की मूवमेंट है वो बहुत फास्ट हो जाए, बढ़ जाए, उससे क्या हो सकता है? उससे हो सकता है लूज मोशन, दस्त की समस्या हो सकती है। और लास्ट रिपोर्ट आता है
स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन फंक्शन कोफिशिएंट, यानी छोटी आंतों के अंदर जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, उतना उनको हमारी बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर पाती है। जितना बेहतर एब्जॉर्प्शन होगा उतना बेहतर क्या होगा, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होगा। लेकिन एब्जॉर्प्शन कम है तो हमें क्या होगा, हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी फेस करना पड़ सकता है और हमारा डाइजेशन खराब हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फंक्शन। तो आज का सेशन हम फर्स्ट डे मेरी तरफ से यहाँ पे वाइंड अप करते हैं।